हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अशोक के अभिलेख या अभिलेखों का महत्व, और इसको पूरा डिटेल में अशोक के अभिलेख को पूरा डिटेल में देखेंगे। डिटेल टॉपिक है, शॉर्ट में है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी, एडीओ, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, एनवीएस, केवीएस, जनरल पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सम्राट अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक के शिलालेख। प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। क्या है? अशोक सम्राट अशोक का शिलालेख क्या है? प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ये ब्राही, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखे गए हैं और पूरे मौर्य साम्राज्य में पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है धम्म। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? धम्म। धम्म मीन्स क्या होता है? नैतिक जीवन। धम्म का अर्थ क्या होता है? नैतिक जीवन का प्रचार करना। और नीचे गए दिए गए पूरे एक बार फिर से देख लेते हैं। अशोक सम्राट का शिलालेख देख लेते हैं। प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यह ब्राही, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखे गए हैं और पूरे मौर्य साम्राज्य में पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? धम्म है। इनका मुख्य उद्देश्य धम्म। धम्म का अर्थ है नैतिक जीवन का प्रचार करना। और प्रमुख शिलालेख में अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख थे। क्या थे? 14 प्रमुख शिलालेख थे जो अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं। क्या? जो अलग अलग स्थानों पर शिलालेख पाए गए हैं, जैसे गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी आदि। कहाँ कहाँ पाए गए हैं? गिरनार, शाहबाजीगढ़ी, मानसेहरा, कालसी आदि जगह पर पाए गए हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख। पहला शिलालेख है पशुबलि। शिलालेख पहला है पशुबलि और अनावश्यक हत्या पर रोक लगाई गई है। शिलालेख पहला है? शिलालेख पहला है पशुबलि और अनावश्यक हत्या पर रोक लगाई गई है। राजकीय रसोई में जानवरों का वध को सीमित किया गया है। क्या गया है? राजकीय रसोई में जानवरों के वध को सीमित किया गया। पशुबलि, अनावश्यक हत्या पर रोक लगाई गई है। शिलालेख नंबर 1 में है। और अगला शिलालेख 2 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध। क्या किया गया है? शिलालेख 2 लिखा गया है मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध, कुएं, सड़कों और वृक्षारोपण की व्यवस्था करना। क्या? कुएं, सड़कों और वृक्षारोपण की व्यवस्था करना। यह कल्याणकारी राज्य का संकेत होता है। क्या होता है? यह कल्याणकारी राज्य का संकेत होता है। शिलालेख 2। और अगला है शिलालेख 3। क्या है? शिलालेख 3 क्या है? शिलालेख 3 है प्रजा को नैतिक जीवन अपनाने की शिक्षा। क्या करना? प्रजा को नैतिक जीवन अपनाने की शिक्षा और माता पिता गुरुजनों का सम्मान करने का जोर। क्या है शिलालेख 3 में? प्रजा को नैतिक जीवन अपनाने की शिक्षा देना और माता पिता के गुरुजनों पर सम्मान करने पर जोर देना। और अगला है शिलालेख 4 है। इसमें हिंसा के स्थान पर अहिंसा, नैतिकता का प्रसार करना। क्या करना? हिंसा के स्थान पर नैतिकता का प्रसार करना। समाज में सुधार, नैतिक सुधार की बात करना। क्या करना? समाज में नैतिक सुधार की बात करना। शिलालेख 4 में है। और अगला शिलालेख है शिलालेख नंबर 5 है। क्या है? शिलालेख नंबर 5 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें धम्म महामात्र है। धम्म महामात्र नामक अधिकारों की नियुक्ति करना। क्या करना? धम्म महामात्र नामक अधिकारों की नियुक्ति करना है। ये अधिकारी जनता की नैतिक और सामाजिक देखभाल करते हैं। क्या करते हैं? ये अधिकारी जनता की नैतिक और सामाजिक देखभाल करते हैं। और अगला शिलालेख है शिलालेख नंबर 6 है। शिलालेख नंबर 6 है राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। क्या कहा है? राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी बताया गया शिलालेख नंबर 6 में। और प्रशासन में पारदर्शिता और त्वरित न्याय की बात की गई। क्या की गई है? प्रशासन में पारदर्शिता और त्वरित न्याय की बात की गई है शिलालेख नंबर 6 में। और अगला शिलालेख है इसमें शिलालेख नंबर 7 है। इसमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता
और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया है। इसमें क्या है, शिलालेख नंबर 7 में है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। और अगला है शिलालेख नंबर 8 है। शिलालेख नंबर क्या है, 8 है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, इसमें क्या क्या अशोक के धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। शिलालेख नंबर 8 में क्या किया, अशोक के धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। पहले के शिकार यात्राओं की जगह नैतिक यात्राएं, क्या पहले की शिकार यात्राओं की जगह नैतिक यात्राएं, शिलालेख नंबर 8 में अशोक के धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। और अगला शिलालेख है, शिलालेख नंबर 9 है। कौन सा है, शिलालेख नंबर 1 है। इसमें क्या है, अंधविश्वास और निरर्थक कर्मकांडों का आलोचना करना है। क्या करना है, इसमें अंधविश्वास और निरर्थक कर्मकांडों की आलोचना करना है। नैतिकता और सच्चे धर्म का महत्व है। क्या है, नैतिकता और सच्चे धर्म की महत्व करना है, शिलालेख नंबर 9 में। और अगला शिलालेख है, अगला शिलालेख नंबर 10 है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यश के बजाय धम्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें फेम की बजाय, यश के बजाय इसमें धम्म को श्रेष्ठ बताया गया है। और सच्ची महानता का नैतिकता में है। सच्ची महानता नैतिकता में, किसमें है, नैतिकता में है सच्ची महानता, शिलालेख नंबर 10 की है। और अगला है शिलालेख नंबर 11 है। इसमें क्या कहा गया है, शिलालेख नंबर 11 में कहा गया धम्म की स्पष्ट व्याख्या की गई है। शिलालेख नंबर 11 में धम्म की स्पष्ट व्याख्या की गई है। दया सत्य और पवित्रता, क्या, दया सत्य और पवित्रता। और अगला है शिलालेख नंबर 12 है। क्या है, शिलालेख नंबर 12 है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता और सम्मान। क्या कहा गया है, सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता और सम्मान, दूसरे धर्मों की निंदा से बचाने की सलाह। क्या कहा गया है, दूसरे धर्मों की निंदा से बचाने की सलाह दिया गया, शिलालेख नंबर 12 में। और अगला है शिलालेख नंबर 13। शिलालेख नंबर 13, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। क्या कहा किया गया, शिलालेख नंबर 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। युद्ध के बाद अशोक के पश्चाताप हुआ। युद्ध के बाद क्या हुआ है, अशोक को पश्चाताप हुआ है, कलिंग, शिला नंबर 13 में। शिलालेख नंबर 13 में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। युद्ध के बाद अशोक को पश्चाताप हुआ था और उन्होंने हिंसा छोड़कर धम्म अपनाया था। धम्म का मतलब मैंने पहले ही शुरू वीडियो में बता दिया, धम्म मीन्स नैतिकता होता है, धम्म मीन्स क्या होता है, नैतिकता होता है। और हिंसा को छोड़कर उन्होंने नैतिकता को अपनाया था। यह शिलालेख अशोक के जीवन में परिवर्तन को दर्शाता है। क्या करता है, यह शिलालेख अशोक के जीवन में परिवर्तन को दर्शाता है। और अगला शिलालेख है, अगला शिलालेख है 14। शिलालेख 14 है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें विभिन्न शिलालेखों का सार और उद्देश्य बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है, विभिन्न शिलालेखों के सार और उद्देश्य को बताया गया है। यह बताता है कि यह लेख अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में लिखा गया है। शिलालेख 14 में क्या कहा गया है, विभिन्न शिलालेखों को सार और उद्देश्य बताया गया है। यह बताता है कि यह लेख अलग अलग स्थानों पर अलग रूप में लिखे गए हैं। और अगला है विशेषता, इसकी विशेषता है अशोक के शिलालेखों की विशेषता बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन और बौद्ध धर्म अपनाने की विषय में जानकारी दी गई है। क्या कहा गया है इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन और बौद्ध धर्म को अपनाने की जानकारी मिलती है। और प्रमुख स्थान मास्की और गुजरा है। क्या है, गुजरा है, मास्की और गुजरा है। और मास्की शिलालेख में पहली बार अशोक नाम स्पष्ट मिलता है। किसमें, मास्की शिलालेख में पहली बार अशोक नाम मिलता है। अशोक नाम पहली बार कहाँ मिलता है, मास्की शिलालेख में मिलता है स्पष्ट रूप से। और इसका निकाला गया है, इसका निकाला गया अशोक के शिलालेख भारत के सबसे प्राचीन लिखित अभिलेख है। ये क्या है, अशोक के सबसे प्राचीन लिखित अभिलेख है। और प्रशासन, धर्म, समाज के बारे में जानकारी देता है। क्या करता है, प्रशासन, धर्म और समाज के बारे में जानकारी देता है। धर्म के माध्यम से नैतिक शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है, धर्म के माध्यम से नैतिक शासन का उदाहरण विस्तृत करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख में भारत के सबसे प्राचीन लिखित अभिलेख है। प्रशासन, धर्म और समाज के बारे में जानकारी देता है। धर्म का माध्यम नैतिक शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब इसी साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और हर रोज़ हम आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। धन्यवाद।